यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल स्टूडेंट अनस खान और असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत खुशी का पल है। इससे पहले बता दूं आपको कि जिस तरीके से जो परिवार बेचैनी में था कि हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वहाँ जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके की हम लोग वीडियो देख रहे थे, वो वीडियो देखकर दिल दहल जा रहा था सभी लोगों का। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मीडिया, ये जिस तरीके से मेडिकल स्टूडेंट जो वहाँ की वीडियो फेस कर रहे थे, जो अपलोड कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ना जाने कैसा माहौल होगा। पूरा माहौल इन लोगों ने देखा है वहाँ का। इस तरीके का माहौल एकदम देखना इस उम्र में कैसा लग रहा था? ये उम्मीद थी क्या घर आ पाएंगे आप? और जिस तरीके से घर वाले परेशान थे, बिल्कुल डर लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। बस यही हो रहा था कि ना हम लोग 5 दिन से सोए थे, हम 5 दिन से कोई खाना भी नहीं खा पाए थे। चिप्स से चॉकलेट्स सब लोग, हम जितना भी थे हम सब चॉकलेट्स वगैरह ही खाए थे 5 दिन में। तो हम लोग को काफ़ी परेशानी हुई, सो नहीं पा रहे थे हम कि 5 दिन में समझ नहीं आ रहा था कि कब कुछ हो जाएगा, कब हमें भागना पड़े। तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था हम कैसे फेस करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने क्रॉस किया, और क्रॉस करने का अपना वो हो गया था कि कौन क्रॉस कर ले वो निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि भाई है मेरे और मेरे एक दोस्त और जो साथ में और थे, हम 4-5 लोग थे जो हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर मिल गए। हम लोग बस में जो उनकी कार थी, उन लोगों ने हमें बुचारेस्ट छोड़ा। हम लोग वहाँ पहुँचकर वहाँ की जो एम्बेसी थी, जो एयरपोर्ट पर एम्बेसी, उन लोगों ने काफ़ी हेल्पफुल थी। इंडियन एम्बेसी थी, उन लोग ऑफिसर थे, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की, हमारी नेम लिस्ट में नेम बनाया। क्योंकि आप लोग, उन्होंने हमसे बोला कि आप लोग अपने कार से आए हो, प्राइवेट कार से आए हो, तो आपको हम लोग जल्दी भेजेंगे। उन्होंने हमारा लिस्ट में नाम लिखा और हमारा उस लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी आ गया। फिर हमारी उसी मे बी नाइट में हम लोग की फ़्लाइट थी 6 o'clock को, और हम लोग को इंशाल्लाह वहाँ से जो थी मुंबई के लिए हम लोग को फ़्लाइट मिली। फिर मुंबई से हम लोग का काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ, वो लोग हम खाना प्रोवाइड किया और हम लोग को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया उन लोगों ने। वहाँ से हमारे लिए फ़्लाइट का अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि हम लोग दिल्ली जाना था भाई के पास, तो हम लोग को दिल्ली के लिए फ़्लाइट अरेंज हुई हमारे लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और जितने भी लोग जहाँ जाने थे, जिस स्टेट में, जैसे यूपी और जो भी अरुणाचल प्रदेश, सब लोग की गवर्नमेंट वहाँ आई भी थी। तो इसमें हम लोग का काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की हम लोग की। बस जो एक प्रॉब्लम थी वो बस यही थी कि रोमानिया बॉर्डर पर जो एम्बेसी के ऑफिसर थे, उन लोग से हम लोगों ने काफ़ी हमें परेशान किया। वो हमारी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, हमसे बस यही बोल रहे थे कि अभी आपकी आधे घंटे बाद बस आएगी, आप वहाँ जाओ। हम लोग को मे बी 7-8 किलोमीटर हम लोग को ऐसे ही इधर उधर करते रहे वो लोग, साथ इधर जाओ कि आप इधर आओ। हम लोग, मैं उनसे बहुत बात किया, लेकिन वो लोग बोले, उनका फिर जो हुआ कि उन लोगों ने बात नहीं सुनी। तो उनका जो मेयर था वहाँ, रोमानिया का जो मेयर था, वो बात करने के लिए आया, उससे हम लोग बात किए काफ़ी। उसने समझाया कि हम लोग बस प्रोवाइड करवा देंगे, और बाद में उन लोगों ने ही अपना NGO और जो अपनी बस थी उन लोगों ने प्रोवाइड करवाई कि बच्चे जा सकें वहाँ पर। अच्छा असलम, वहाँ पे जो इस तरीके का मंजर था वो देखा था, आंखों से देखा था कुछ? जी, आंखों से देखा था कि हम लोग जिस दिन हम निकलने वाले थे बॉर्डर के लिए, उस दिन हम ना 4-5 बजे के समथिंग अपना खाने पका इंतजाम कर रहे कि हम उसको लेके जाएंगे साथ में। तो वहीं पर क्या होता है कि एक फ़्लाइट गिरती हुई आती है, फाइटर जेट। तो फाइटर जेट गिरते हुआ आता, हम लोग घबरा गए कि है क्या। हमारे जो रूम पार्टनर उन्होंने भी लाइव देखा अपनी विंडो से, और फिर इनका ही फ्लैट पास है, इन्होंने, हाँ जी, इनका। तो फिर कुछ देर बाद देखते हैं फ्लैट वो गिरते हुए जाती है, और कुछ देर बाद देखते हैं एक दूसरा फाइटर प्लेन उसके पीछे मतलब उसको मारते हुआ आता है। तो ये देख के हम लोग आगे डर गए थे। कुछ देर बाद फिर न्यूज़ आती है कि जो फाइटर जेट था इवानो पार करके कि गाँव में गिरा है, उसकी लाइव वीडियो फिर आई थी कि ये मतलब ये चीज़ देख के हम काफ़ी लोग डर गए थे। और जो जिस दिन पहला हमला हुआ था उस दिन हम लोग सो रहे थे, क्योंकि रात में कुछ नहीं पता था। सुबह हम जो नॉर्मली क्लास के लिए उठते हैं 7 बजे, जब क्लास के लिए उठते तो खबर आती कि हमला हो चुका है। तो फिर जब दूसरी विंडो से देखा था तो जहाँ पर बम गिरा था, 3 बम मारे थे। एक एयरपोर्ट पर मारा था, एक हमारी हम जहाँ यूक्रेन की क्लास लगती है उस बिल्डिंग के पास मारा था, और तीसरा एक बम गांव में गिरा था, ओब्लास्ना में। तो जो दूसरा बम था जो हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे गिरा था, वो बिल्डिंग के पीछे गिरा था, उसका धुआं वगैरह सब उठ रहा था। और बाकी कुछ लोग जो मतलब उसके पास रह रहे थे, जिन लोगों ने वीडियो बनाई थी, उन लोगों ने लाइव उस चीज़ को देखा था, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से थोड़ा दूर थे। 7-8 किलोमीटर का एरिया था, बाकी बिल्डिंग वगैरह ऊँची थी ना, तो उसको हम लोग तो नहीं देख पाए थे। हमने जो देखा, हमने अपना प्लेन को लाइव गिरते हुए देखा था, फाइटर जेट को। जैसे ही इस बात की खबर लगी कि युद्ध छिड़ गया है, युद्ध होने वाला है, तो कैसा लगा एकदम सारे लोगों को? काफ़ी खबरें आ रही थी कि युद्ध होने वाला है, लेकिन उस टाइम हमारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन चल रही थी और एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो हम अपना यूनिवर्सिटी छोड़ के घर भी नहीं आ सकते थे। फिर ये भी देखा जा रहा था कि उस टाइम लोग टिकट करा रहे थे घर के लिए, लेकिन वहाँ का टिकट इंडियन गवर्नमेंट ने इतना महंगा कर रखा था कि वो कराना हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं था। अच्छा। कम से कम 1,80,000 इस तरीके का टिकट हो रहा था, जो नॉर्मल डे में 25 से या 20,000 के आसपास का होता है। तो और दूसरी बार यूनिवर्सिटी भी ऑफलाइन थी, तो हमारा उस टाइम आना तो इम्पॉसिबल था। फिर अचानक एक रात हम सोते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कि वहाँ यहाँ पर बॉम्ब गिरे हैं। अच्छा। सुबह पता लगती है, फिर हमें पता लगा, उठ के हमने देखा तो धुआं वगैरह उठ रहा था सब में से। अच्छा, यूक्रेन की कौन सी जगह में थे आप? इवानो फ्रैंकोविच के सिटी में जी। तो फिर वहाँ पता लगता है कि बॉम्ब वगैरह गिरे।
अब उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वहाँ के जो मेयर होते हैं कि जो अपना ज़रूरत का सामान है वो लेकर रख लो, युद्ध यहाँ पर छिड़ चुका है 10 दिन के लिए। तो हमने वहाँ पर सारा पैसा वैसा निकाल के ATM में बहुत लंबी लंबी लाइन लगाई, उसके हमने पैसा निकाला। उसके बाद कम से कम हमको 6 घंटे सिर्फ सामान लेने में लगा। फिर शाम को हम लेटते हैं तो शाम को फाइटर जेट आना शुरू हो जाते हैं, फिर रातों में नींद नहीं आती है, डर लगा रहता है कब बम फट गया, कब बम फट गया है। तो वहाँ पर एक खबर आती कम से कम 11 बजे, वहाँ के मेयर कहते हैं कि अपनी सारी लाइट को ऑफ कर दो, कमरे की जो भी लाइट्स हैं, कोई बिल्डिंग में लाइट्स नहीं जलेगी, स्ट्रीट जो लाइट्स हैं वो भी ऑफ हो जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा। तो फिर वैसे ही हमें मतलब डर का माहौल था कि लाइट्स को ऑफ कर दें, ब्लैकआउट्स हो गया है। फिर हमने भी लाइट्स को ऑफ कर दिया। फिर कुछ देर बाद हर जगह से खबरें आना, न्यूज़ आना और वीडियो आना शुरू हो जाती हैं कि खारकीव में बम गिरा, कीव में बम गिराए गए, सारी सिटी में बम गिराए गए हैं। तो उससे और डर का बहुत ज़्यादा माहौल बनना था और निकलने का कोई गुंजाइश हो नहीं कि हम लोग निकले कैसे। फिर हम इंडियन गवर्नमेंट से सब लोग गुहार लगाते हैं कि हमको यहाँ से निकाला जाए। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेती है उसने, लेकिन हमको वो डायरेक्ट यूक्रेन से नहीं निकाल सकती क्योंकि वहाँ के हवाई अड्डे सारे बंद हो चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, जैसे पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, इनकी गवर्नमेंट से बात करके उसके थ्रू हमें निकालने का बंदोबस्त करा, जिससे एयरप्लेन इन देशों में लैंड होंगे और हमको लेकिन उस देश तक जाना था अपने आप, वो हमारा सबसे मेन टारगेट था। दूसरे दिन हम लोगों ने क्या किया, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा युद्ध बढ़ चुका था, काफ़ी जगह बम गिर चुके थे। एक फाइटर प्लेन गिरते हुए हमारे फ्लैट के सामने से ही गया था, उसको हम लोगों ने लाइव देखा था, फाइटर प्लेन गिरते हुए गया था। उससे हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर वहाँ सायरन रात में बोलता था। सायरन बोलने का मतलब होता है कि तुमको बंकर में जाना है। बंकर क्या है ये? बंकर किस तरीके का होता है? बंकर एक ऐसा इस टाइप का होता है कि हर एक बिल्डिंग के नीचे जो बना रहता है, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी अटैक होता है तो उससे हम लोग बच सकें और हम उससे प्रोटेक्ट रह सकें। और हर एक बिल्डिंग के नीचे होता है जिससे हम लोग नीचे जाके छुप जाते हैं। जब ये होता है तो पहले सायरन 3 बार सायरन बोलता है, जिससे कि एकदम प्रॉब्लम होने लगे तो सायरन स्टार्ट हो गए थे। काफ़ी लोग बंकर में जा चुके थे, हम लोग भी तैयारी कर चुके थे। मैं इनके फ्लैट के पास में ही रहता था। ये अच्छा, आप दोनों लोग अलग अलग थे? जी, हम एक दूसरे के पास में थे। तो मैं इनके फ्लैट में आ चुका था, इन्होंने मुझे बुला लिया था। मैं बैग पैक करके हम लोगों ने पहले ही रख लिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अपने बैग पैक कर रख लेना, कभी भी कोई भी कहीं जा सकता है। तो हमें अपना पासपोर्ट और एक बस वीज़ा और बस हम छोटा सा थोड़ा सामान यूज़ का, खाने पीने का, वो हम लोग रख चुके थे। और जैसे ही सायरन बोला, इन्होंने मुझे अपने फ्लैट पर बुला लिया कि एकदम जाना पड़ेगा। तो हम लोग इनके फ्लैट पर आ गए थे, मैं और मेरा एक दोस्त हुसैन और एक आदिल भाई थे सैतल के। हम तीनों लोग इनके फ्लैट पर आ गए थे। काफ़ी इनके दोस्त भी वहीं थे। तो ये हुआ कि एकदम बोल दिया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो कर्फ्यू का सायरन था। फिर लेकिन हम लोग को डर तो लग ही रहा था, क्योंकि रात हो चुकी थी, ब्लैकआउट हो चुका था ईवानों में। तो हम लोग ने जाने का इंतज़ाम किया कि हम लोग को अब निकलना है यहाँ से। बस नहीं मिल रही थी रात में, इन्होंने बहुत हिम्मत करके बस का जुगाड़ किया। सब आपस में बच्चों ने लिस्ट वगैरह बना के, उसके बाद कितने सारे लोग थे आपके साथ? सब लोग टोटली कितने लोग थे? हमारा ग्रुप तो ऐसे ही 50 लोग हम साथ में थे। जो हमारी पूरी बस हम लोग ने, इन्होंने जो बस की थी, जो हमारी बस हुई थी लगभग 2 लाख रुपए की, हमने अपने पैसों से खुद बस की थी। अच्छा, बस खुद अपने पैसों से की थी? कहाँ जाने के लिए की बस आप लोगों ने? रोमानिया बॉर्डर जाने के लिए। वो 200 किलोमीटर की रेंज में था, तो इसलिए हम लोगों ने खुद से बस की थी अपने आप की, प्राइवेट बस, क्योंकि हम लोग जल्दी जा चुके हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही थी थोड़ा सा लेट हो रहा था, क्योंकि सब बच्चे थे, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा टाइम लगता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमने खुद जाके बस किया। तो हम लोग सुबह में, रात में कोई बस नहीं मिल रही थी क्योंकि रात हो चुकी थी। तो इन्होंने और सब ने बात करके आपस में, जितने भी हमारे सीनियर्स भाई जितने भी लोग थे, तो हम सब ने ये प्लान बनाया कि सुबह में इंशाल्लाह निकलते हैं। तो हम लोग सुबह में इंशाल्लाह वहाँ से मे बी 9 o'clock पर निकले वहाँ से। और हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे 3 o'clock पहुँच गए थे। फिर हम लोग को वहाँ से जो करना था ना, वहाँ से जो बॉर्डर था वो हमारा 15 किलोमीटर की रेंज में था। तो हम लोग को वो सब अपना जो बैग था, हमारा पानी, क्योंकि पानी उन्हीं सब लेके हमें जाना था, कि हमें कुछ पता नहीं था कि वहाँ कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग वहाँ से 15 किलोमीटर की रेंज में हम लोग को पैदल वहाँ से चलना पड़ा सबको। हमको जितने भी हमारे और भी बस चल रहे थे। ये सफ़र नाइट का था या डे का था? डे का था, डे में चले थे, लेकिन नाइट हो चुकी थी, क्योंकि 15 किलोमीटर हम लोग को चलना ये काफ़ी इम्पॉसिबल हो चुका था। तो लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके हम लोग सब लोग आपस में जितने भी थे, और भी स्टूडेंट्स आ चुके थे बस से, पोलैंड, मतलब जो भी खारकीव और सबसे आ चुके थे, वेनेसिया, आसपास की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, हम लोग उससे क्रॉस। मैंने एक वीडियो देखा था आपका जी, शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अनस का एक वीडियो था और असलम ने शूट किया था। जी। असलम उस वीडियो को शूट कर रहे थे और बता रहे थे कि देखिए हम किस तरीके से यहाँ फंसे हुए हैं, और बर्फ़ जो थी बहुत गिर रही थी। जी। उस वक्त आप लेटे हुए थे, वो माहौल कैसा लग रहा था? वो हम लोग वहाँ जब पहुँच गए थे तो ऐसा हुआ था कि बॉर्डर उस टाइम क्लोज था।
तो उन्होंने ये बोला कि 8 बजे बॉर्डर स्टार्ट होगा, हम 7 बजे पहुंच चुके थे। तो हम लोग को ठंड बहुत लग रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। हम लोग ब्लैंकेट कुछ ही -5 जी -5 था, तो हम कुछ ही ब्लैंकेट ले गए थे। जो भाई ने बताया था कि ब्लैंकेट ले चलते हैं, कोई और नहीं लेके आया था। तो इन्होंने मुझे अपना ब्लैंकेट, हम लोगों ने जो भी था मैंने अपने आप पहन लिया था। तो इनको ठंड लग रही थी, फिर हमने सोचा कि यहाँ क्या होगा कैसे नहीं, कुछ खाने का पीने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग वहीं पे ठंड में बहुत हिम्मत करके बैठे रहे, तो ब्लैंकेट ओढ़ लिए थे हम लोगों ने। फिर हम लोग वापस वहाँ से ये सोच रहे थे कि या फिर हम घर जाएंगे वानों, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, बॉर्डर ओपन हो गया था लेकिन उसमें इतनी भीड़ हो चुकी थी कि हम लोग की हिम्मत नहीं हो रही थी निकलने की। फिर असलम भाई ने एक बार बोला कि एक बार कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो हम लोग ने वहाँ से निकलने की कोशिश करी और हम उसमें इंशाल्लाह कामयाब हुए और हम लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर लिए थे। 6 घंटे लगे थे। आज क्या था, आप लोग जब वहाँ फंसने के बाद में लोगों ने इस तरीके की टिप्पणियाँ की कि अपना इंडिया छोड़कर क्यों जाते हैं वहाँ पर। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि फ़ीस ज़्यादा है इंडिया में, कुछ को ये लगा वहाँ की फ़ीस कम है। क्या लगता है, फ़ीस वाकई में क्या क्या सुविधाएं जो इंडिया में नहीं मिल पा रही हैं, जिस लिए आप लोग वहाँ फिर स्टडी करते हैं जाके? आपको पता ही हो, गवर्नमेंट यहाँ के जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड सीट्स होती हैं कि जितना बच्चा फॉर्म भरता है, मान लो 10 लाख नीट में बच्चा फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए सीट्स 2500-3000 प्रोवाइड की जा रही हैं। उसमें से भी कोटा होता है, एसटी कोटा, उसके अंदर भी विकलांग कोटा आता है, उसके अंदर भी कुछ मंत्रियों के लिए रिजर्व सीट उसमें बची रहती है। तो उसमें हम लोग के लिए बचता क्या है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि हम इंडिया से ही प्राइवेट कॉलेज ले लें। तो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज की कोई भी फीस 1 करोड़ से नीचे की नहीं है। तो नॉर्मल फैमिली का कोई बंदा इतनी फीस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अभी तीसरा ऑप्शन यही बचता है कि फॉरेन कंट्री में जाकर एडमिशन ले, कि वहाँ पर 30 लाख के समथिंग में MBBS कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए बच्चे यहाँ से जाते हैं। तो अभी तुम लोगों का अधूरा रह गया है, मुझे लगता है वहाँ के हालात अगर सुधरते हैं फिर जाना होगा। जी जी बिल्कुल जाना होगा, हम जाएंगे ठीक, बिल्कुल जाएंगे। हम लोग MBBS उम्मीद करते हैं कि 3-4 महीने में जो हालात है वो मतलब सुधरे। अच्छा, एक सवाल और है, अभी आप मेरे से बोल रहे थे कि एक वहाँ के जो MSc जो इंडियन ऑफिसर है वो किस तरीके से आपके साथ में व्यवहार कर रहे थे, कैसे करके क्या कर रहे थे? हम लोग जब बॉर्डर क्रॉस किया तो हमें वो एम्बेसी वाले मिले। उन लोगों ने बोला कि तुमको बस वहाँ से मिलेगी, तुम्हारी जो बस एयरपोर्ट जाएगी। हम 7 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, वहाँ पहुँचते हम ठंड में पड़े हुए, वहाँ में बस का कोई पता नहीं। फिर वापस आते हैं, उनसे लड़ते हैं कि बस कहाँ है, फिर वो हमसे कहते हैं कि बस यहाँ आएगी, जहाँ वो खड़े हैं यहाँ खड़े। आधे घंटे वहाँ खड़े रहे, वो लोग गायब हो जाते हैं। फिर वो मिलते हैं, फिर कहते हैं बस वहाँ आएगी, फिर हम वहाँ पहुँचते हैं। हमारे इस तरीके से 10 चक्कर लग चुके होते हैं। फाइनली 3 बजे वो हमें मिलते हैं और वो कहते हैं कि यही रुको, 3:30 बजे बस आएगी। हमने ठीक है, तुम्हारा हम लास्ट मतलब बात मान रहे हैं, देखते हैं बस आती नहीं। बोले ठीक है वेट करो। वो लोग तो अपनी मर्सिडीज में बैठे हुए हैं आराम से बॉर्डर के पास। 3:30 बजे बाद देखते हैं कि वहीं से गायब हो गए, वो हमारी एम्बेसी गायब हो गई वहाँ से। कॉल रिसीव नहीं करते? कॉल रिसीव नहीं करते, अपना पर्सनल नंबर देके जाते हैं। मे बी उसका नाम केटी नाम था। तो वो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं और हमारी कोई कॉल रिसीव नहीं करते हैं। इस तरीके से इंडिया के जो बच्चे थे वहाँ पे स्टडी कर रहे थे, उनको किस तरीके से परेशान किया गया है? एक तो घर वाले परेशान थे, दूसरा आप लोग अगर उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन हेल्प करेगा? इस तरीके की भी कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो बहुत, उनको सही मायने में कहो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट अ ब्लेम दैट। कि उससे क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बट गवर्नमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑफिसर होते हैं कुछ लोग उसमें जो परेशान करते हैं। कुछ ही ऑफिसर होते हैं जो परेशान करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट पर जो एम्बेसी के ऑफिसर बहुत ही अच्छे लोग थे, बट जो रोमानिया बॉर्डर पर ऑफिसर थे उन लोगों ने काफ़ी परेशान किया, काफ़ी बच्चे उनसे परेशान हुए। तो मैं उन्हीं के लिए बोलूँगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा अपना किया था। गवर्नमेंट की वजह जो आज यहाँ पर गवर्नमेंट ने परमिशन ली, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने परमिशन ली, हम जिसकी वजह से हम अपने यहाँ घर पर आ चुके हैं, सब लोग सेफ़ पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर वो परमिशन नहीं लेते तो हम लोग में भी वहीं रहते, या अल्लाह बेहतर जानने क्या होता, बट उन लोगों ने किया। गवर्नमेंट जो हमारा नियम डिसीजन लेती है थोड़ा लेट लेती है। डिसीजन अगर गवर्नमेंट पहले लेती कि फ़्लाइट का टिकट सस्ता रखती तो मोस्टली स्टूडेंट अपने घर पे आ चुके होते लड़ाई से पहले ही। जो आज इन लोगों को बच्चों को फंसना पड़ रहा है, उसने फ़्लाइट का टिकट 80,000 1 लाख रुपये प्राइवेट हो गया ना, इसलिए प्राइवेट हो गया, उसको टिकट इतना हाई फाई कर दिया। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को जब ये लड़ाई जब उन्होंने स्टार्ट की थी, जब ये बच्चों को एवेक्यूएशन होना स्टार्ट किया था, तो उन्हें कम से कम देखना चाहिए 20,000 बच्चा वहाँ फंसा हुआ है। तो 1-2 फ्लाइट भेज के तो हम बच्चों को जल्दी नहीं निकाल सकते। कम से कम उसको इतनी फ़्लाइट प्रोवाइड की जाना चाहिए कि 2-3 दिन बच्चे वापस आए। अब वहाँ पर हमारे साथ के एक हमारे फ्रेंड 4th ईयर के हैं, खारकी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है गोली लगने से रशियन। अब उनके गोली लगने से रशियन गवर्नमेंट की आँख खुली, तब वो अपने फाइटर क्या बोलते हैं आर्मी जेट को भेजती है बच्चों को निकालने के लिए, जिसमें समथिंग एक बार में बच्चे 500 से 600 लोग आ सकते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं। अगर यही कदम गवर्नमेंट ने पहले उठाया होता तो मोस्टली स्टूडेंट आज अपने घर पे होता।
मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो जाती है। जिस तरीके से असलम बता रहे हैं कि अगर ये थोड़ा किराया सस्ता होता तो हो सकता था हम लोग पहले भी आ जाते। अभी जो भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश कर ली जाए, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं बता दूँ असलम और अनस बरेली ज़िले का एक तहसील है नवाबगंज, और नवाबगंज में एक गाँव है रिछोला पास में ही है। तो अनस जो है रिछोला में रहते हैं और असलम नवाबगंज में ही रहते हैं। दोनों चचेरे तहरे भाई हैं ना, दोनों चचेरे तहरे भाई हैं।